दोस्तों, अगर क्या हो, अगर कोई आपसे लिफ्ट मांगे और कहे कि मुझे शमशान उतरना है, वो भी आधी रात को। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी बोधराज जी की है और आगे की कहानी भी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम बोधराज है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के सीकर ज़िले से रूपपुर गांव का रहने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे गांव में आरा मशीन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पेड़ों की कटाई का काम होता है। मेरे पिताजी भी पहले आरा मशीन पर पेड़ काटने का ही काम किया करते थे और अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने ट्रक ड्राइवर का काम अपना लिया। दोस्तों, यह घटना उन दिनों की है जब मैं राजस्थान से हरियाणा में माल की डिलीवरी करने का काम किया करता था। क्योंकि मेरे गांव में आरा मशीन ज़्यादा भी थी तो मुझे मेरे गांव में ही काम मिल गया था और मैं मेरे गांव की आरा मशीन से ही लकड़ियां भरकर हरियाणा में पहुंचाने का काम किया करता था और अक्सर मैं माल की डिलीवरी शाम के समय ही करता था और फिर दूसरे दिन शाम तक मुझे जहां भी पहुंचाना होता था मैं वहां माल पहुंचा देता था। और उस दिन भी मैं ठीक हमेशा की तरह ही शाम के वक्त माल की डिलीवरी लेकर निकला था। अब मुझे सफ़र करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। धीरे धीरे शाम ढलने के बाद रात हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा ढाबा देखकर कहीं पर खाना खा लिया जाए। और यही सोचकर कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा नज़र आया। ढाबे को देखकर मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी स्लो कर दी। दूर से देखने पर ढाबा काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए मैंने उसी ढाबे पर खाना खाने का मन बना लिया और अपने ट्रक को उस ढाबे की पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं ट्रक से उतरा और जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो मैंने देखा कि उस ढाबे पर कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने सोचा कि मुझे तो सिर्फ खाना ही तो खाना है और यही सोचकर जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरे से पहले ही वहाँ पर कुछ और भी ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत और हंसी मजाक करने के बाद मुझे भी जो खाना था मैंने वह ढाबे वाले को ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर बाद ढाबे वाला मेरा खाना लेकर आ गया और इसके बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक खाना खाते वक्त उस ढाबे के बाहर खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई। वह बच्चा बड़ी मासूम नज़रों से मेरी ओर देखे जा रहा था। तभी मैं उस बच्चे की तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए फिर से खाना खाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यहीं कहीं आसपास का कोई बच्चा होगा। लेकिन खाना खाते वक्त एक बार फिर से मेरी नज़र उस बच्चे की तरफ गई और वह बच्चा अब भी मुझे एकटक देखे जा रहा था। इस बार जब मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो मुझे मालूम हुआ कि उस बच्चे ने शायद कोई स्कूल ड्रेस पहन रखी थी और उसके कंधों पर पीछे की तरफ बैग भी लटका हुआ है। देखने में वह बच्चा काफ़ी मासूम लग रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद उस बच्चे को भूख लगी होगी और मैंने एक बार उसके पास जाकर उससे पूछना चाहा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अभी रात का काफ़ी वक्त हो चुका है और इस वक्त यह बच्चा स्कूल ड्रेस और बैग के साथ यहाँ क्या कर रहा है। यही सोचने के साथ मेरे मन में एक शंका और उत्पन्न हो गई कि कहीं यह बच्चा स्कूल से आते वक्त अपना रास्ता तो नहीं भटक गया और शायद यह अपने घर वालों की तलाश में इधर से उधर भटक रहा हो और कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे होंगे। यह सब देखने के बाद उस बच्चे के लिए मेरे मन में काफ़ी चिंता हो गई और साथ ही साथ उसका चेहरा भी इतना मासूम था कि किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर तरस आ जाए।
इसलिए मैं अपना खाना बीच में ही छोड़कर उठा और उस बच्चे के पास जाकर उससे उसका नाम पूछा और वह इस वक्त यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है, यह भी उससे जानने की कोशिश की। और तभी जो मैं पहले सोच रहा था वही जवाब उस बच्चे ने दिया। उसने मुझे कहा कि वह स्कूल से आते वक्त अपने दोस्तों से बिछड़ गया है और अब उसके घर जाने में उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। यही बोलकर वह बच्चा थोड़ा मायूस हो गया, जिसके बाद मुझे उसके ऊपर काफ़ी तरस आया और उसके लिए बुरा भी लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं कितने टाइम से यह बच्चा भूखा प्यासा यहाँ भटक रहा होगा। अभी मैं उसे खाने के लिए पूछने ही वाला था कि तभी अचानक से वह बच्चा बोल पड़ा, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनने के बाद मैं उस बच्चे को अपने साथ उस ढाबे पर लेकर गया और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बैठाया। पर वह बच्चा जो मेरी थाली में खाना था उसे नहीं खा रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? तभी उस बच्चे ने मुझे जो उस वक्त कहा उसे सुनकर एक बार के लिए तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर भी मुझे लगा कि कोई बात नहीं, बच्चे का मन है और सभी बच्चों का मन अक्सर ऐसे ही तो होता है। दरअसल उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे यह नहीं खाना, मुझे तो गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फ़ी इनमें से कुछ खाना है। फिर मैंने उसे खाने के लिए कुछ गुलाब जामुन दिलवा दिए और जब वह बच्चा उन गुलाब जामुन को खा रहा था उस वक्त उसके खाने का तरीका देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। उसके खाने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो या फिर ज़िंदगी में पहली बार उसने गुलाब जामुन खाए हो। और फिर भी मैं यह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, बच्चा है और सभी बच्चे बचपन में ऐसे ही होते हैं। खाना खाते वक्त मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा गांव कौन सा है? तभी उस बच्चे ने मुझे एक गांव का नाम लिया और मैं उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर जब मैंने उस ढाबे वाले से उस गांव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर हाईवे के बगल में है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके माँ बाप इस बच्चे के लिए परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना मैं ही इसे इसके गांव छोड़ दूं। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे साथ तुम्हारे गांव चलोगे? तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके बाद मैं उस बच्चे को लेकर अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने उस बच्चे को अपने साथ अपने ट्रक में बिठाया और हाईवे के बगल से जो उसके गांव के लिए रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर अपने ट्रक को ले लिया। अब तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे और मैं उस अनजान रास्ते पर उस अनजान बच्चे के साथ अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। अब मैं ट्रक को लेकर उस रास्ते पर काफ़ी दूर आ चुका था, लेकिन अभी तक भी मुझे उस रास्ते पर कोई भी गांव नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा और कितनी दूर है तुम्हारा गांव? तभी वह बच्चा बस मुझे चलते रहने का इशारा करने लगा और अब यह रास्ता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान होता जा रहा था। मुझे तो उस रास्ते को देखकर आगे कोई भी गांव होने की उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही थी। तभी मैंने उस बच्चे से फिर से कहा कि बेटा इस सुनसान रास्ते पर कितनी दूर है और तुम्हारा गांव? तो इस बार अचानक से वह बच्चा बोल पड़ा, आगे जाकर एक शमशान घाट आएगा, मुझे वहीं पर उतार देना। उस बच्चे की बात सुनकर मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई और उस समय को देखकर मुझे उस बच्चे की यह बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी। तभी मैंने उससे कहा कि शमशान घाट पर क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ही छोड़ दूँगा। वैसे भी अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो थोड़ी दूर और ही सही। खैर वैसे मुझे लेट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और अब इतनी दूर मुझे वापस भी तो जाना था। अभी मैं उस बच्चे से यह सब बातें कर ही रहा था
कि तभी उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हें वापस कहीं नहीं जाना, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे जीवन के सारे काम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे। यह बोलकर वह बच्चा मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इसी के साथ मैं थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी बातों और उसकी मुस्कुराहट से ज़्यादा मेरे डरने की वजह कुछ और ही थी। अभी तक वह बच्चा जो कुछ भी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई आम बच्चा तो नहीं है, क्योंकि इस बार जब वह बोला तो बोलते वक्त उसकी बच्चे जैसी आवाज़ लग ही नहीं रही थी, बल्कि वह बहुत भारी आवाज़ में बोल रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा हो। अभी मैं बस डर के मारे उस बच्चे को देखे जा रहा था कि तभी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे के मुंह से साइड के 2 दांत अपने आप ही होठों से बाहर निकलने लगे और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगा। एक वक्त के बाद उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी भयंकर एक्सीडेंट में पीसने के बाद किसी का हो जाता है। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव पूरी तरह से फूल चुके थे। अब मेरी समझ में आ चुका था कि यह कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई जिन पिशाच होगा, और आज मैं इसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब मुझे मेरे बचने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी मैंने ट्रक को रोककर वहाँ से भागने की सोची। अभी मैं भागने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वह जो बच्चे के रूप में हैवान था, वह मुझसे बोलता है कि अंकल, आपने मुझे गुलाब जामुन तो खिला दिया, पर अब मुझे मांस खाना है, और वह भी इंसान का। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह हैवान मुझे मारे या ना मारे, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक कहीं ठुक जाएगी और मैं वैसे भी मर जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे शरीर पर कुछ काबू ही नहीं था। ना तो मैं अपने हाथ पैर हिला पा रहा था और ना ही मुंह से कुछ बोल पा रहा था। अब मैं मन ही मन भगवान को याद किए जा रहा था। तभी मैंने सोचा कि यह हैवान मेरे ट्रक में कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि मैं तो मेरे ट्रक में हमेशा शंकर भगवान की मूर्ति रखता हूँ। तभी मैंने केबिन में जहाँ मैं हमेशा मूर्ति रखता हूँ उस तरफ नज़र घुमाई, तो देखा कि वहाँ पर मूर्ति नहीं थी। और इसी के साथ ही मुझे याद आया कि मैंने पहले ही दिन मेरे ट्रक की सर्विसिंग कराई थी, और शायद इस दौरान सर्विसिंग करने वाले ने मेरे ट्रक के अंदर से वह मूर्ति हटा दी थी। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुका था। अभी मैं मन ही मन भगवान शिव को याद कर ही रहा था कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से कैसे भी करके बचा लें। तभी मुझे सामने से वहाँ पर एक पुलिस की पीसीआर वैन दिखाई देती है, और यह देखकर मैं समझ गया था कि मेरे बचने का सिर्फ यही एक मौका है। इसलिए मैंने भगवान शिव का नाम लेकर अपने पूरे शरीर पर जोर लगाया और ट्रक को रास्ते में वहीं पर सड़क के बीचों बीच घुमाकर रोक दिया। यह देखकर वह पुलिस की पीसीआर वैन भी रुक गई और उसमें से कुछ 3-4 पुलिस वाले नीचे उतरे। मैंने भी भगवान शिव का नाम लेकर ट्रक से नीचे छलांग लगा दी। शैतान ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पुलिस वाले मेरे काफ़ी करीब आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। इसलिए जल्दी जल्दी मेरी तरफ बढ़े और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि क्यों भाई, शराब वगैरह पी रखी है क्या? क्या ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी कौन रोकता है, वह भी इस तरह से? तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि साहब, मुझे शैतान से बचा लीजिए। उन पुलिस वालों ने बड़े ही आश्चर्य के साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि किस शैतान की बात कर रहे हो तुम?
तभी मैंने उनसे कहा कि वही साहब जो ट्रक में केबिन में बैठा है। तभी पुलिस वालों ने ट्रक के केबिन की तरफ देखकर कहा कि केबिन में तो कोई भी नहीं है। तभी मैंने डर के मारे धीरे से उन पुलिस वालों से कहा कि साहब आप ठीक से देखिए तो वो इसी केबिन में बैठा है और मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने वही जवाब दिया कि केबिन में कोई भी नहीं है। फिर मैंने शुरू से लेकर अंत तक जो भी घटना मेरे साथ हुई वह सारी घटना उन पुलिस वालों को बताई। उन पुलिस वालों में एक थोड़ी ज़्यादा उम्र के पुलिस वाले अंकल भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ। आज से कुछ साल पहले एक ट्रक वाले ने एक स्कूल के बच्चे को सड़क पर चलते वक्त टक्कर मारकर कुचल दिया था और तभी से उस बच्चे की आत्मा उस रास्ते से गुजरने वाले कई ट्रक वालों को परेशान करती है। आज तो तुम्हारा नसीब ठीक था जो तुम बच गए, वरना कई ट्रक वालों की तो लाश भी नहीं मिलती। और जिनका नसीब तुम्हारी तरह अच्छा होता है और जो बच जाते हैं वो बचने के बाद बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। मैं कई सालों से इस थाने में नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में होने वाली इस तरह की सभी घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। तभी मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि कृपया करके आप मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालिए। और उस दिन उन पुलिस वालों की वजह से मेरी जान बच गई। वह इंसिडेंट आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है।